नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत हम लोग कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट विषय के अंतर्गत सेकेंड यूनिट इसका कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ करिकुलम, इम्पोर्टेंस, नीड एंड यूटिलिटी ऑफ करिकुलम, अप्रोच एंड मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स। ऐसे करके इसमें बहुत सारी जो बातें हैं, तो कुछ बातों पर हमने परिचर्चा की हैं, कुछ वीडियो हमने दिया है। नए विषय वस्तु का मैं चाहता हूं कि आपको जो भी आयोग हैं, शिक्षा आयोगों में किस प्रकार करिकुलम डेवलपमेंट पर क्या सुझाव आया है, उस सुझाव को पहले अगर बता दें, जिससे कि आप लोगों को समझने में सहायता मिलेगी। चूंकि बात नई न हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी पुरानी बातों को मैं इस स्मृति में आप लोगों को ला दूं कि करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द क्यूरेर से ये बना है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स। अर्थात एक शिक्षक छात्र एक निश्चित पाठ्यक्रम में वर्ष भर एक निश्चित क्रिया करके विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास में जो कुछ भी वर्ष भर क्रियाकलाप करते हैं, वो हमारा करिकुलम के अंतर्गत आता है। करिकुलम निर्माण के सिद्धांत पे हमने बताया था कि करिकुलम निर्माण के जो आधार हैं वो मूलतः 5 आधार हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के दार्शनिक आधार, पाठ्यक्रम निर्माण के मनोवैज्ञानिक आधार, पाठ्यक्रम निर्माण के सामाजिक आधार, पाठ्यक्रम निर्माण के ऐतिहासिक आधार, पाठ्यक्रम निर्माण के वैज्ञानिक आधार। इसके साथ में मैं कुछ ये भी बताया था कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण के ऐसे तो बहुत से सिद्धांत हैं। नवीनता लाने के लिए परिवर्तन की कहीं भी गुंजाइश हो है या हो, वो सब सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित हो जाते हैं। जैसे बाल केंद्रितता का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, दूरदर्शिता का सिद्धांत, अग्रदर्शिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, बहुविषयक सिद्धांत, अवकाश के समय का सदुपयोग का सिद्धांत, नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों को विकास का सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। इन सभी सिद्धांतों के, इन सभी आधारों के और इन सभी अप्रोच के जो बेस में है, जो मूल में है, वह है हमारा शिक्षा आयोगों के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले सुझाव या कमीशन में प्रतिपादित की गई विषय वस्तु। तो शिक्षा आयोगों में जो कुछ भी सुझाव दिए गए हैं, इन सुझावों का डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आयोगों द्वारा दिए गए सुझाव पाठ्यक्रम निर्माण के जितने भी अप्रोच होते हैं उसको वो प्रभावित करते हैं।
अब देखिए, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नई शिक्षा नीति 2020 आई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, लेकिन करिकुलम डेवलपमेंट का काम कब हुआ? पहले हुआ कि बाद में? करिकुलम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की बात शिक्षा नीति आने के बाद कही आई, और उसको डेवलपमेंट के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जो विभिन्न राज्यों के जो होते हैं, और जो केंद्र का एनसीईआरटी, राज्यों के एससीईआरटी को सुझाव दिया गया। अध्यापक शिक्षा के लिए एनसीटीई को दिया गया, इंजीनियरिंग के लिए एआईसीटी को दिया गया, मेडिकल के लिए मेडिकल काउंसिल को, ऐसे करके। लेकिन शिक्षा नीति आने के बाद, क्यों? क्योंकि शिक्षा नीति क्या करती है? दिशा निर्देश करती है, मार्गदर्शन देती है। परिवर्तनों की कितनी संभावनाओं को शिक्षा नीति में डाला गया है, उसी के संदर्भ में, उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, यह समझना आवश्यक है। नहीं तो आपकी पाठ्यक्रम जो बनेगी वो पुराने संदर्भों के आधार पर बनेगी। इतना हमें लग रहा है क्लियर होगा। आप लोग अपने तर्कों पर देखेंगे, बाद में भी इस पे आप लोग हमसे विमर्श कर सकते हैं कि मैंने किस संदर्भ में अपनी बातों को रखा। मैंने इसका एक प्रमाण दिया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कि अब पाठ्यक्रम डेवलपमेंट की बात मतलब प्रक्रिया में है। तो इसी को आधार मानकर राधा कृष्ण आयोग में भी 48 में कुछ बातें कही गई। 1952-53 में मुदालियर कमीशन में भी कुछ बातें कही गई, और 64-66 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बनी कोठारी कमीशन में भी बातें कही गई। चूंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग का मैं उदाहरण आप लोग कहेंगे तो मैं बाद में लूंगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विशेष संदर्भ है उसका माध्यमिक शिक्षा पर। चूंकि कोठारी कमीशन बृहद कमीशन आई और इसने पाठ्यक्रम निर्माण के सभी पक्षों पर, मतलब बॉटम टू टॉप सभी स्तरों पर उसका सुझाव दिया, इसलिए मैं आज सिर्फ कोठारी कमीशन के संदर्भ को लेकर अपनी बात को मैं प्रतिपादित करूंगा। शुरू के ये जो भी 6 मिनट का जो वीडियो रहा, आपको मैं पूरी करिकुलम को रिवाइज कर दिया हूं। आप लोग सिर्फ इसमें परिभाषा को इंक्लूड कर देंगे तो इससे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन आपको तैयार। तो आयोग के अनुसार, कौन से आयोग? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में अनेक दोषों का और समाविष्ट का इन्होंने जिक्र करते हुए इसमें नवीन परिवर्तन का सुझाव दिया था। गुण तो सब में होते हैं, लेकिन जब आपको कोई चीज बदलना होगा तो आप गुणों को लेकर नहीं बदलते हैं। अरे गुण तो अच्छी बात है, तो गुणों को लेकर इसलिए मैंने नहीं बोला। जो उसमें दोष होते हैं उन्हीं को आधार मान के बदलने की प्रक्रिया कही जाती है। अतः शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। देखिए आयोग ने किस प्रकार की, भाई शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए यहां पर आप लोग अध्यापक हैं, टोटली समझने की यहां पर बात यह है कि 2021 जो संदर्भ दे रहा है आत्मनिर्भरता का, वह कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। चूंकि आप लोग इस सिलेबस के लिए नए हैं इसलिए, और हम लोग चूंकि बार बार इसको जानते हैं, 1964-66 में भी इस बात को कहा गया था। इसीलिए उस कोठारी कमीशन का 64-66 का जो थीम था, हर एग्जाम में, नेट के एग्जाम में भी निरंतर ये पूछा जाता है कि इस आयोग का थीम क्या था। जैसे कोई खेल होता है ना, उसका थीम क्या है, पर्यावरण का इस साल का थीम क्या है, हर साल थीम बदलते हैं। तो उसका थीम था कि शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, मतलब शिक्षा ऐसी शिक्षा ना हो जो हमें प्रोडक्टिव ना बनाए,
ऐसे ज्ञान का कहीं कोई ना मतलब है, ना ही कोई फाउंडेशन है जो हमें प्रोडक्टिव नॉलेज ना दे पाए। प्रोडक्टिव नॉलेज कहने का अर्थ है कि शिक्षा हमें रोजगार से न जोड़ पाए। ऐसी शिक्षा का क्या औचित्य? फिलॉसफी, जो लोग होंगे नाराज ना होंगे, फिलॉसफी में हमने मास्टर्स और पीएचडी किया और आज नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ऐसी शिक्षाओं का वर्तमान संदर्भ में बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं दिखती। उपयोगिता है, अपने जगह पे है, लेकिन बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं है। आज शिक्षा की उपयोगिता है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी पर लगाम लगाए, उसके लिए शिक्षा को प्रोडक्टिव बनाया जाए। शिक्षा को प्रोडक्टिव बनाया जाए, व्यक्ति को प्रोडक्टिव नहीं है। शिक्षा प्रोडक्टिव बनेगी तो प्रोडक्टिव जो भी कुछ लेगा उससे निश्चित रूप से वो व्यक्ति ही प्रोडक्टिव हो जाएगा। जैसे हम लोग साइंस से, हम लोग फिजिक्स से किया, पूरी विद्युत परिपथ के बारे में मैंने कई बार बोलता हूं कि विद्युत परिपथ की पूरी संरचना बताते हैं, और अपने घर में कहीं फॉल्ट हो जाए तो ऐसे मैकेनिक आता है और बना देता है जिसको अभी वो 8वीं पास भी नहीं होता है। तो यहां मेरा कहने का संदर्भों में न तर्क लिया जाएगा, सिर्फ इतना मेरा है कि शिक्षा को प्रोडक्टिव बनाया जाए, शिक्षा प्रोडक्टिव बने। 8वीं पास व्यक्ति पूरी बिजली का सैद्धांतिक ज्ञान रखता है और उसी में डॉक्टरेट किया हुआ व्यक्ति भी एक घर में कहीं फॉल्ट हो गया उसको नहीं ढूंढ पा रहा है, यह हमारी शिक्षा प्रोडक्टिव नहीं है। बड़े बड़े सिद्धांतों से लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं उठता। लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा उठने के लिए और राष्ट्र को विकसित और ऊंचा उठने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। शिक्षा को प्रोडक्टिव बनानी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा यदि प्रोडक्टिव नहीं बनेगी और व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा, सेल्फ अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तो वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बोझ बनेगा। और ऐसे बोझिल लोगों के समूहों के द्वारा देश पीछे जाता है। इसलिए देश को आगे बढ़ाना है तो प्रत्येक व्यक्ति की, हम बाद में देखिए, हाँ एक यहां पर मैं रोक लूं बात, विद्वानों का जो अभिमत है, यहां पे दिक्कत क्या है कि यह हमने जो बात जिस संदर्भ में कही जा रही है 10 साल बाद लेकर उसकी खिंचाई करते हैं। अरे अभी का संदर्भ, अभी की संदर्भ क्या है? अभी का संदर्भ है प्रोडक्टिव नॉलेज। अभी का संदर्भ क्या है? पैरों पर खड़ा होना, लोगों को रोजगार देना, बढ़ती हुई बेरोजगारी और समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए तात्कालिक आवश्यकता क्या है? रोटी, रोजगार। तो अभी रोजगार, रोटी की जब व्यवस्था हो जाएगी, तो जब व्यक्ति की जब क्षुधा शांत रहेगी ना, तो वो अंत वो कहीं ना कहीं फिर वो माइंड की डेवलपमेंट की बात करेगा। वो शारीरिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि की तरफ ले जाती है। अगर शरीर असंतुष्ट है तो मस्तिष्क संतुष्टि की प्रक्रिया तक जा ही नहीं सकता। इसलिए अब वो संदर्भ बदल जाएगा जब पूरी हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगे। लोग कहेंगे देखिए शिक्षा को केवल बनाया गया, उसका कहीं मानसिक विकास। अरे भाई, समय पर ये बात होती है, किस संदर्भ में बात कही गई। आज हमें अगर भूख लगी है तो हम तुरंत प्रवचन की बात नहीं करेंगे, हम तुरंत बात करेंगे किसकी? जिससे हमारी क्षुधा शांत हो। मैं लग रहा है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन आप लोग उसको समझ जाएंगे। तो समझ धीरे धीरे तो हम लोग पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन पर कोठारी कमीशन क्या सुझाव दे रहे हैं कि हमारी करिकुलम कैसी होनी चाहिए। इस स्तर पर निम्नलिखित तथ्य होने चाहिए। क्या क्या तथ्य होने चाहिए? उन्होंने
इसको वर्गीकृत किया। उस वर्गीकृत को सिर्फ मैं संक्षेप में आप लोगों को पॉइंट में मैं बताता जाऊंगा कि उन्होंने प्री प्राइमरी स्तर पर जो बात बताई, पहली बात बताई सफाई। अब देखिए जरा, मैं आप लोगों को एक एक बात मैं केवल संक्षेप में ही रखता जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। सफाई का संदर्भ कब दिया गया? 2020 में प्रधानमंत्री जी सफाई 19-20 में सफाई अभियान का उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान दिया। संदर्भ कहां आ चुका था? 1964-66 कुठारी आयोग ने दे दिया था। इसीलिए मैंने कहा कि शिक्षा को प्रोडक्टिव बनाई जाए। यदि शिक्षा में उसी समय साफ सफाई के बारे में बहुत व्यापक स्तर पे अगर ये बात बताई गई होती तो 2019-20 में इसका संदर्भ न आता। हमें लग रहा है कि मैं जो पीछे बात बोला मैं यहाँ पे स्पष्ट कर हुआ। सफाई पहली जो उन्होंने पॉइंट दिया, उन्होंने सफाई को दिया कि सफाई बहुत जरूरी है। स्वच्छता में कहते हैं कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। स्वच्छता से व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। स्वच्छता से पूरी वातावरण का निर्माण होता है। और सुकरात कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल है। निरंतर गंदे जगह पर बैठने से, निरंतर गंदे स्थान पर बैठने से, गंदे लोगों के संपर्क में रहने से हमारे सिर्फ शरीर ही गंदा नहीं होता है, हमारे मन भी गंदा होता है, हमारा विचार भी गंदा होता है। आप चोर के साथ, बेईमान के साथ बैठिए, वो आपको चोरी बेईमानी की बात बताएगा। यहां मैं 30 सेकंड में ब्रेक कर दूं। व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं। आप अच्छे व्यक्ति के पास बैठेंगे ना, वो आप लाख उससे तमाम प्रकार की बातें करेंगे संसारिक, वो अंत में आपको उन बातों से घुमाते घुमाते और आपको अंत में वो उच्च उद्देश्यों तक जोड़ देगा, ईश्वर तक जोड़ देगा, आत्मा परमात्मा तक जोड़ देगा। वो व्यक्ति वो शुद्ध ज्ञानी व्यक्ति है। और जो व्यक्ति दूसरे प्रकार के होते हैं उनसे बात कीजिए तो अंत में आपको संसार की तरफ मोड़ देंगे। ईश्वर की बात स्टार्ट कीजिए, संसार में लाके आपको फंसा देंगे। जबकि शिक्षा क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है और व्यक्ति मुक्ति से अगर आपको बंधन की तरफ ले जाता है, ये व्यक्ति के तो स्वभाव ही होते हैं। तो व्यक्ति भी दो प्रकार के हो गए। एक व्यक्ति जो बंधनों से आपको मुक्ति की बात करता है और एक मुक्ति से आपको बंधनों की तरफ ले चलता है। श्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो आपको तमाम प्रकार के बंधनों से, सांसारिक बंधनों, मोह माया, अज्ञानता के बंधनों से मुक्त करके आपको जीवन मुक्त बना दे, वह श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ गुरु है और श्रेष्ठ शिक्षा है। और वही शिक्षा का परम उद्देश्य सा विद्या या विमुक्त है। इसकी अवधारणा यहां पर दिखती है। दूसरा संदर्भ उन्होंने दिया खेल कूद। सफाई के बाद खेल कूद। खेल कूद में जरा देखिए, प्री प्राइमरी लेवल पर यहां पर समझिए, एक बालक जिसकी अवस्था अभी 4 वर्ष की आसपास की है, 5 वर्ष होगी, 4-5 वर्ष, 6 वर्ष होगी, 4 से 6 वर्ष के बीच का होगा, और उसको 90 साल तक की यात्रा पूरी करनी है। यदि किसी बालक के अंगों में इसका बहुत विशद वर्णन आपको अगर पढ़ना होगा तो आप लोग अपने से पढ़िएगा, हम वहां नहीं जाएंगे। ज्ञान आयोग में इसका विशद वर्णन किया गया है। और उसके बाद एक प्रोफेसर यशपाल कमेटी आई थी। यशपाल कमेटी ने तो संपूर्ण इसी पे ही बल दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरिकेश सिंह, उन्होंने ये पूरी व्याख्यान ही इस पे दी है, यूट्यूब पे होगा, कि यदि बालकों के अंगुलियों में, ये जो आप लोग क्या बोलते हैं, कलाइयों में और भुजाओं में इतनी ताकत नहीं होगी तो उसके मस्तिष्क में कितना भी भरा ज्ञान पड़ा होगा, लेकिन यदि उसको 10 किलो 20 किलो का वजन पकड़ना होगा तो उसके तो हाथ ही कांपते रहेंगे। तो
इसलिए खेल कूद पर जोर दिया गया। सफाई के बाद खेल कूद। खेल कूद से क्या होता है, शरीर के प्रत्येक अंग को पुष्टि मिलता है, प्रत्येक अंग पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं। और जब तक हमारे अंग, आज बताइए, अपने घरों की सीमाओं की सुरक्षा कौन कर सकता है? जो शरीर से बलिष्ठ हो। देश की बॉर्डर की रक्षा कौन कर सकता है? जो मन से, शरीर से बलिष्ठ हो। क्या कमजोर शरीर का व्यक्ति इतनी -40 डिग्री और 50 डिग्री, 55-60 डिग्री टेम्परेचर को झेल सकता है क्या? इसलिए उन्होंने अवधारणा दी खेल कूद। खेल कूद से बालक का जो शारीरिक सौष्ठव है वह क्या होता है, तंदुरुस्त होता है, मजबूत होता है। और जब जितना शरीर सौष्ठव मजबूत होगा, तंदुरुस्त होगा, इसी बात को सुकरात क्या आदरणीय बात बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब तक हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन क्या शरीर स्वस्थ होगा? और जब हमारा शरीर और मन कमजोर है तो वहां पे बुद्धि और सृजनात्मकता और इनोवेशन की तो बात ही नहीं हो सकती। एक्सेप्शनल होता है, स्टीफन का आप नाम न ले लीजिएगा, एक्सेप्शनल होता है, वो ईश्वरीय प्रदत्त कृपा है। तो शारीरिक सौष्ठव के लिए उन्होंने सबसे पहले कहा कि पहले तो बच्चों में साफ सफाई के गुणों का विकास कीजिए और उसको खेलने कूदने के लिए पर्याप्त अवसर दीजिए, पर्याप्त समय दीजिए। देखते हैं छोटे बच्चों को, बहुत मुझे अच्छा लगता है आधुनिक युग के पढ़े लिखे लोग, जब बच्चे जब कैसे चलना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों के लिए साइकिल ला के देते हैं। साइकिल लाना प्रतिष्ठा का विषय। आज भले लोग कहें उनके दादा, उनके मामा मामी, नाना या दादाजी दिए, बुआ जो भी दिए, लेकिन उसका संदर्भ बहुत बड़ा है। जब बालक साइकिल के पैडल पर अपने पैरों को जब दबाता है तो उसके जंघों में ताकत आती है। हैंडल को संभालता है तो उसके भुजाओं में ताकत आती है। और यही ताकत उसको देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की उसमें क्षमता विकसित होती है। इसीलिए बच्चों, लोग कहते हैं बच्चे शरारती होते हैं। बच्चे शरारती होते हैं, थोड़ा होने दीजिए, थोड़ा सा खेलने दीजिए, कूदने दीजिए। गिरेंगे कोई बात नहीं, गिरेंगे तो संभलेंगे। जो गिरेगा नहीं वो संभलेगा क्या? जो संभल के चलता है वो क्या गिर के वो क्या उठेगा? वो तो जीवन भर संभल के ही चलेगा। गिरना कहीं जो गिरेगा वो उठेगा भी। तो इसलिए मुझे ये संदर्भ बहुत अच्छा लगा। खेल कूद में फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट हो गया। हम लोग ग्रामीण परिदृश्यों में तमाम प्रकार के खेल खेलते हैं। साइकिलिंग, रेस, ये गेंद फेंकने वाला, भाला फेंकने वाला। प्राचीन भारतीय, जब आप लोग वैदिक परंपरा में पढ़ रहे होंगे तो प्राचीन समय में जो शिक्षा थी उस समय सबसे पहले और लंबे समय तक शारीरिक विकास पर बल दिया जाता था, क्योंकि राजा को शासन व्यवस्था स्थापित करनी है। शासन व्यवस्था के लिए बुद्धि होना चाहिए, लेकिन बुद्धि से ज्यादा बल की जरूरत पड़ती, शारीरिक बल। सेना का कमांडर वही हो सकता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से सबल हो। जिसका कमांडर मजबूत होता है उसमें सैनिकों में वो उत्साह का संचार रहता है। इसलिए खेल कूद से बालकों का शारीरिक विकास नहीं होता, उससे मानसिक विकास भी होता है, उससे भावनात्मक विकास भी होता है, संवेगों पर नियंत्रण भी होता है। छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं ना तो रोते हैं, लेकिन जरा उनको खेल में प्रेरणा दीजिए, अब उसको समझ में आ जाएगा कि ये तो गिरकर उठना, उठकर गिरना, ये क्रम है संसार का। इसमें तो ये तो फिर उसमें बात उसको कहना नहीं पड़ेगा कि रो मत या हंसो मत, उसके बाद वो समान हो जाता है। और शिक्षा का मतलब क्या है? व्यक्ति के अंदर समता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ये शिक्षा का उद्देश्य है। अभी इसलिए मैंने बोला, आप लोग ये नहीं समझिए कि मैं आयोग ने बोला कि शिक्षा का जो चरम उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो शिक्षा का चरम उद्देश्य क्या? कि समता।
मैं और मेरा और तेरा का जहां बोध समाप्त हो जाए ना, वहां पर समता उत्पन्न होती है। तो समता ऐसा है। अगला पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है, सृजनात्मकता। मैंने ऐसे ही भूमिका नहीं बना रही थी। सृजनात्मकता नकल से नहीं आती, चुरा के नहीं आती, देखा देखी नहीं आती। सृजनात्मकता व्यक्ति का नैसर्गिक गुण है। जब जितना ज्यादा व्यक्ति करके सीखता है ना, उतनी ज्यादा उसके अंदर सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। इसलिए मैं इतना जोर दे रहा था। सृजनात्मकता क्या है? जब तक हमारे अंदर इनोवेटिव आइडियाज नहीं आएंगे तब तक सृजनात्मकता नहीं होगी। और इनोवेटिव आइडियाज तब आएंगे जब हम कुछ करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। हमें कुछ जब करेंगे ही नहीं तो नए आइडिया कहां से आएंगे? नई आइडिया के लिए देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। इससे हमें नए नए विचार आते हैं। सृजनात्मकता बहुत बड़ी बात है। सृजनात्मकता आप लोगों का एक चैप्टर है, आप लोग पढ़ेंगे कहीं, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। लेकिन बालकों के अंदर नई नई सृजनात्मक शक्तियों का डेवलप हो, उनके विचारों में सृजनात्मक हो, इनोवेटिव हो, उनके सोचने के ढंग में नए नए रास्ते दिखें, किसी भी विषय को एक नए तरीके से प्रतिपादित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। हमारी तो यही परंपरा चली आ रही। क्यों परंपरा को मानेंगे भाई? उसी तरीके से हल करेंगे जो आज अनादिकाल से हो रहा है। आज बढ़ती हुई आबादी और सुरसा की तरफ मुंह फैलाती बेरोजगारी, उसी परिदृश्य पर चलेंगे जो आज के 100 साल पहले जो हुआ करता था। हमें नए नए आविष्कारों को अपनाना पड़ेगा और नए नए आविष्कार करने पड़ेंगे। नहीं, आज देखिए, गुरु शिष्य जब आमने सामने होते थे तो शिक्षा बढ़ती थी। आज जरूरत नहीं है। आप लोग अपने घरों में खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं। हम लोग क्लास में यहीं से ऑनलाइन अपना लेक्चर दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचा रही है मात्र कुछ लिंक के द्वारा। मोबाइल पे एक लिंक को टच किया और पूरी लेक्चर चालू। आप इसको आज देखिए, 100 साल बाद देखिए, जब मन करे तब देखिए। ये इनोवेटिव आइडियाज है कि किस प्रकार से कम लागत, कम से कम श्रम, कम से कम ऊर्जा व्यय करके मैक्सिमम उत्पाद को देना। यही कोठारी कमीशन ने शिक्षा के लक्ष्यों में इसको रखा था। आज सृजनात्मकता की बहुत बड़ी जरूरत है। समय से आज आप लोग पढ़ते होंगे, समय समय पर IITs, IIMs भारत सरकार को अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। सुप्रीम कोर्टों में मामले हैं कि आजकल के बच्चों के अंदर सृजनात्मक क्षमता नहीं है। क्यों? आजकल के बच्चे रट के पढ़ते हैं। समझने की क्षमता को उन्होंने त्याग दिया, केवल रटने की प्रवृत्ति का उन्होंने विकास किया। क्यों? एग्जाम को क्रैक करना है तो अगर आप पैटर्न को ही आप मेमोरी बेस्ड का देंगे, प्रश्न आप मेमोरी बेस्ड का देंगे तो सृजनात्मकता के गुण कैसे विकसित होंगे? आज मूल्यांकन की पद्धति को बदलना पड़ेगा। कोठारी कमीशन में आगे इन्होंने बहुत जोर दिया है। बच्चों के अंदर उन गुणों की परख कीजिए कि उनके अंदर सृजनात्मक सोच कितनी है। उसको परखने के लिए प्रश्नों को इनोवेटिव बनाना पड़ेगा। और प्रश्नों को इनोवेटिव तब बनाना पड़ेगा जब शिक्षक को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर और नई नई ट्रेनिंग को जब उन देंगे तो उस प्रकार के प्रश्न निर्माण करने की। जैसे आप लोग देखते हैं जितने बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना, कि कोई भी बोर्ड की जो स्टेट कराती है पात्रता परीक्षा, उनके प्रश्न देखिए सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? लेकिन सीट
आप लोग सीटेट देते हैं जो सीबीएसई कराती है, उसके प्रश्न बिल्कुल इनोवेटिव आते हैं, परिस्थिति का निर्माण करता है और उन परिस्थितियों में एक प्रश्न को रख देता है और उसी प्रश्न को ढूंढ कर उत्तर उसके निकालने की जिसकी प्रतिभा होगी वही व्यक्ति पास करता है। ये आप लोग अनुभव करेंगे आगे 1 साल बाद, तब आप लोग कहेंगे कि मैंने इस जब बात को बताई थी। कोठारी कमीशन में बृहद इसका वर्णन दिया गया है। देखिए पाठ्यक्रम, ये पूरी जो यूनिट है ना, ये करिकुलम डिजाइन की बात है और करिकुलम डिजाइन को समझने के लिए हमें विभिन्न संदर्भों को समझना होगा। जितने भी पुराने हमारे संदर्भ हैं उन संदर्भों पर एक विहंगम दृष्टि डालनी पड़ेगी, एक ब्रॉड विजन रखना पड़ेगा, तब जाके हमारे अंदर हमारी जो थॉट्स हैं वो हमारी क्या होगी, वो व्यापक होगी, लार्ज पैमाने पे होगी, तब जाके हमारे अंदर एक इनोवेटिव और एक क्रिएटिव बात आएगी।